की कहानी का ट्रांसक्रिप्ट है जी। नाम है सौतेली माँ और दो बेटियां। अब बाहर से तो ये कहानी बड़ी मतलब सीधी सादी लगती है, एक क्लासिक लोक कथा जैसी जी। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो लगा कि इसमें रिश्तों की इतनी परतें हैं, इंसानी फितरत के इतने पहलू छिपे हैं कि इस पे तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ अच्छे और बुरे की नहीं है। नहीं, ये कहानी है विश्वास की, धोखे की और सबसे बढ़कर मुश्किल हालात में खुद अपनी राह बनाने की। इसमें हर किरदार, चाहे वो जालिम सौतेली माँ हो, मजबूर पिता हो, हाँ, या वो दो बहनें, हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो कहानी का सेटअप कुछ यूं है। एक व्यापारी हैं अकरम खान, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उनकी दो प्यारी बेटियां हैं फातिमा और मरियम। जी। घर चलाने और बेटियों की देखभाल के लिए वो शबनम बीबी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं। और फिर उन्हें तिजारत के लिए 3 साल के लंबे सफर पे निकलना पड़ता है और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। हाँ, क्योंकि जैसे ही पिता घर से दूर होता है, सौतेली माँ शबनम का असली रंग सामने आ जाता है। वो उन बच्चियों पर जुल्म की इंतहा कर देती है। हाँ। उन्हें भूखा रखना, मारना, पीटना, घर के सारे काम करवाना। और उस माहौल में बड़ी बेटी फातिमा का हिम्मत करके खाना मांगना, वो सीन तो दिल तोड़ देता है। बहुत। वो कहती है, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगी, बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। और ये सुनकर भी शबनम का दिल नहीं पसीजता। बिल्कुल नहीं, उल्टा उन्हें धमकाती है। कहती है कि अगर ये बात अपने पिता को बताई तो वो उन्हें घर में एक दिन भी नहीं रहने देगी। और यही धमकी ही शबनम का सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, वो जानती है कि वो जो कर रही है वो गलत है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए डर का इस्तेमाल करती है। उसे पता है कि ये बच्चियां अपने पिता से प्यार भी करती हैं और अब शायद उनसे डरेंगी भी। वो इस डर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि उसका सच बाहर ना आए। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये भी तो हो सकता है कि शबनम खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हो। अच्छा, मतलब उसे लगता होगा कि इस घर में उसकी जगह तभी पक्की होगी जब वो पुरानी यादों यानी इन बेटियों को पूरी तरह से रास्ते से हटा दे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अक्सर जुल्म की जड़ में एक गहरा डर या असुरक्षा ही होती है। शायद उसे लगता है कि जब तक ये बेटियां पिता की आंखों का तारा हैं, तब तक उसकी अपनी अहमियत कम है। खैर, 3 साल बीत जाते हैं और अकरम खान घर लौटता है और घर में घुसते ही उसका पहला सवाल बेटियों के बारे में। हाँ, अरे कैसी हो तुम और मेरी बेटियां कैसी हैं, नजर नहीं आ रही। लेकिन शबनम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। पासा पलट देती है। वो खुद को एक बेचारी, एक पीड़ित महिला के तौर पे पेश करती है। कहती है, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मैं तो दिन रात घर के काम करके इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। और यहाँ से वो एक ऐसा जाल बुनना शुरू करती है जिसमें अकरम खान पूरी तरह फंस जाता है। पूरी तरह। वो बेटियों पर इल्जाम लगाती है कि वो बदतमीज हो गई हैं, झूठ बोलती हैं, और तो और घर से चोरी भी करने लगी हैं। पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक पिता जो अपनी बेटियों के बारे में पूछते हुए घर में दाखिल हुआ, वो बिना कोई सवाल किए, बिना अपनी बेटियों से एक बार बात किए, अपनी पत्नी के हर इल्जाम को सच मान लेता है। ये कहानी का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है ना? वो गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने, मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं, मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ ये सिर्फ अंधे विश्वास की बात नहीं है। तो फिर क्या है? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अकरम खान 3 साल के लंबे थका देने वाले सफर के बाद लौटा है। जी। उसके लिए एक मुश्किल सच का सामना करना कि उसकी नई पत्नी एक जालिम औरत है, ये बहुत मुश्किल होता। इसकी तुलना में एक बना बनाया झूठ स्वीकार कर लेना कि उसकी बेटियां बिगड़ गई हैं, कहीं ज्यादा आसान है। मतलब आप कह रही हैं कि उसने जानबूझकर आसान रास्ता चुना? हाँ, एक तरह से ये इंसानी फितरत है। हम अक्सर आसान झूठ को मुश्किल सच पर तरजीह देते हैं, खासकर जब हम थके हुए हों और जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। बिल्कुल, अपनी पत्नी पर यकीन करके वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। अगर वो बेटियों की बात सुनता तो उसे शबनम से लड़ना पड़ता, एक फैसला लेना पड़ता। उसने वो रास्ता चुना जिसमें उसे कुछ नहीं करना था सिवाय गुस्सा करने के। सही। इसी बीच दोनों बहनें जंगल में हैं, गाय चरा रही हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कि घर पे क्या हो रहा है। और उनकी बातचीत से पता चलता है कि उनके मन में पहले से ही एक डर बैठा हुआ है। हाँ, छोटी बहन मरियम पूछती है, दीदी क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली अम्मी करती हैं? और इसके बाद मरियम जो बात कहती है वो इस कहानी के दिल तक पहुंचती है। वो एक आम धारणा का जिक्र करती है। मैंने सुना है कि अगर अम्मी मर जाएं और अब्बा जान दूसरी शादी कर लें तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। और ये बात सच होने वाली थी? जी, ये सिर्फ एक बच्ची का डर नहीं है, ये एक सामाजिक सच्चाई की तरफ इशारा है। जब वो घर लौटती हैं तो पिता का गुस्सा उन पर फूट पड़ता। अब बस ये तमाशा या लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय लेकर घर पहुंची।
अकरम खान ने उन्हें देखकर गुस्से में पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? 3 साल बाद मैं आज इस घर में कदम रखता हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ कि तुम दोनों घर पर ही नहीं। यही तहजीब सिखाकर रखी है। बाप लौट आया है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी फातिमा ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चरने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? शबनम बीबी फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और ये बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चरने जाती हूँ, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय लेकर जंगल चली गई थी। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी मरियम ने रुक रुक कर रोते हुए मिन्नत की, अब्बा जान, हमने आज तक कभी अम्मी की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। अम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। ये सुनकर अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर जाएंगे, ठीक है? ये सुनकर दोनों बहनों की आंखें खुशी से चमक उठी। क्या वाकई अब्बा जान? अब्बा जान, आप कितने अच्छे हैं। ये बात सुनकर लेकिन इसके बाद कुछ बहुत अजीब होता है। अकरम खान उन्हें डांटने के बाद अचानक अपना मूड बदल लेता है और कहता है कि अगले दिन वो उन्हें घुमाने ले जाएगा, उनकी फूफी के घर। अच्छा। बच्चियां तो ये सुनकर खुश हो जाती हैं। लेकिन शबनम को इस बात पर शक होता है। वो सोचती है, लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए वो अपनी बेटियों को सैर कराने ले जा रहा है। हाँ, एक झूठा इंसान हमेशा यही सोचता है कि सब उसकी चालाकी को समझ रहे हैं। उसे ये अंदाजा नहीं होता कि अकरम खान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, कुछ बहुत भयानक। और अगली सुबह वो भयानक प्लान सामने आता है। अकरम खान बेटियों को फूफी के घर ले जाने के बहाने एक घने सुनसान जंगल में ले जाता है। तुम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अकरम खान ने कहा, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों जरा रुको। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, यहाँ देखो कितनी बेर की झाड़ियां हैं और उन पर कितने ज्यादा बेर लगे हुए हैं। मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूं, मैं यहाँ बैठता हूं। तुम दोनों मेरे लिए बेर तोड़ कर ले आओ। जब तक मैं खुद न बुलाऊं तुम बेर चुनती रहना, ठीक है? छोटी बेटी मरियम ने खदशे से कहा, लेकिन अब्बा जान, शाम होने को है। अगर हम यहाँ और रुक गए तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अकरम खान ने कहा, नहीं नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। तुम दोनों जाकर बेर चुनो, मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो फौरन आ जाना। अपने वालिद की बात मानकर दोनों बहनें बेर चुनती चुनती आगे बढ़ गईं। मरियम को दिल ही दिल में कुछ शक हो रहा था, मगर अब्बा जान के कहने पर वह खामोश रही। इधर दूसरी तरफ अकरम खान ने बेटियों के जाते ही अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतारकर उस पर रख दी। फिर वह इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब यही बंदर मेरा काम करेगा, मगर उसे जरा लालच देना पड़ेगा। हाँ, बंदर का पसंदीदा खाना केला यही काम आएगा। अकरम खान ने बंदर को अपनी टोपी पर बिठाया और उसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया। बंदर केला खाते हुए आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। बड़ी बहन फातिमा ने कहा, देखो मरियम, अब्बा जान की आवाज आ रही है। वह हमें और बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक वह कह रहे हैं हम चुनती रहती हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बेर चुनती रहीं और इधर बंदर भी आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केले का छिलका नीचे गिर गया और बंदर एकदम खामोश हो गया। अब दोनों बहनों ने महसूस किया कि अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। मरियम ने घबरा कर कहा, फातिमा आपा, अब्बा जान की आवाज नहीं आ रही। लगता है वह हमें वापस बुलाना चाहते हैं। बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने को है। दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां पेड़ के नीचे उनके वालिद बैठे थे, मगर वहां को अपनी जगह बिठाकर चला जाता है। ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, इसमें एक तरह की कायरता भी छिपी है ना? बिल्कुल, ये कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। वो उन्हें बेर तोड़ने के लिए भेजता है और कहता है, जब तक मैं खुद न बुलाऊं तुम बेर चुनती रहना। और फिर अपनी टोपी एक लकड़ी पर रखकर एक बंदर को केले का लालच देकर उस पर बिठा देता है। और वो बंदर केले खाते हुए आवाज निकालता है जिससे लड़कियों को लगता है कि उनके पिता की आवाज आ रही है, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। ये पिता के चरित्र की कायरता को दिखाता है। वो अपनी बेटियों को सीधे सीधे छोड़ के जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, इसीलिए इस अजीब धोखे का सहारा लेता है। और जब बंदर के केले खत्म हो जाते हैं, आवाज आनी बंद हो जाती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ क्या हुआ है, अपने ही पिता से ऐसा धोखा। और इसी अंधेरे मोड़ से कहानी एक नई रोशनी की तरफ मुड़ती है। हाँ, जब छोटी बहन मरियम रोने लगती है तो फातिमा उसे संभालती है और वो जो कहती है वो उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। क्या कहती है? वो कहती हैं, अब आओ आज रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना तलाश करते हैं। और फिर कहती हैं,
कोई शहजादा हमें महल में लेकर जाने नहीं आएगा। क्या बात है। ये एक जबरदस्त डायलॉग है। यहां से वो बेचारी सताई हुई लड़कियां नहीं रहती, वो सर्वाइवर बन जाती हैं। बिल्कुल, वो किसी चमत्कार या किसी राजकुमार का इंतजार नहीं कर रही, वो फौरन एक्शन लेती हैं। सही कहा। और ये बहुत अहम है, वो एक खाली झोपड़ी ढूंढती हैं, उसे अपना घर बनाती हैं। और फिर अपना पेट पालने का तरीका भी निकाल लेती हैं। हाँ, वो जंगल से फल और लकड़ियां जमा करके पास के बाजार में बेचती हैं। मतलब अपना एक छोटा से बिजनेस मॉडल बना लिया है उन्होंने। क्या ये उस दौर की लोक कथाओं के लिए मतलब आम बात थी? क्योंकि ज्यादातर कहानियों में तो राजकुमारी बचाने आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोक कथाओं में नायिका को मुश्किलों से निकलने के लिए किसी पुरुष पात्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ फातिमा और मरियम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी अर्थव्यवस्था बना ली है। ये बात इस कहानी को बहुत खास बनाती है। सही बात है। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत पुराना लेकिन बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। मरियम की आंखों में नमी आ गई। आपा, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं। जब मैं घर आती हूँ और आप नहीं होती तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको खो देने से बहुत डरती हूँ। फातिमा ने मोहब्बत से कहा, अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, बताओ तो सही। और अगर कभी कहीं दूर जाना भी पड़ गया तो तुम्हें बताकर ही जाऊंगी ना। फातिमा ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, और अगर कभी ऐसा हो कि मैं तुम्हें बताए बिना चली जाऊं तो यकीन रखो ऐसा कभी नहीं होगा। मगर अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशानी जरूर छोड़कर जाऊंगी। वो कहती है कि अगर मैं कभी बिना बताए कहीं चली जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशानी जरूर छोड़ कर जाऊंगी, ऐसी निशानी जो मुझे तुम तक पहुंचा सके। कहानीकार यहाँ भविष्य के लिए एक सुराग दे रहा है। फोरशैडोइंग। हाँ, फोरशैडोइंग, यानी जानबूझकर एक इशारा छोड़ देना। ये सिर्फ एक चालाक तकनीक नहीं है, बल्कि ये दोनों बहनों के बीच के गहरे और अटूट रिश्ते को भी दिखाता है कि दुनिया में वो एक दूसरे के लिए हैं। बिल्कुल। और फिर कहानी में किस्मत का पहिरा घूमता है। रियासत का बादशाह शिकार के लिए उसी जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। बादशाह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भटकता रहा कि अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वजीर ने कहा, हुजूर, सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं, भूख से जान निकल रही है, ये शिकार हाथ से नहीं जाना चाहिए। जी जी हजूर, बेफिक्र रहें, मैं आज इसी खरगोश का शिकार करके रहूंगा। ये कहकर वजीर ने तीर चलाना शुरू किया और कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। बादशाह खुश होकर बोले, वाह वजीर साहब, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। जल्दी जाओ, इसे उठाकर लाओ और पकाने का बंदोबस्त करो। मैं यहीं उस पेड़ के नीचे इंतजार करता हूँ। जी हजूर, अभी इंतजाम करता हूँ। वजीर ने ना बाएं देखा ना दाएं, खरगोश उठाया और आग की तलाश में जंगल में भटकने लगा। अरे ये क्या, जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? अब इसे पकाऊं तो कैसे? अचानक वजीर की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां से धुआं उठ रहा था। अरे, जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की और लगता है खाना पका रही है। बेहतर है खरगोश यहीं पका लें। मगर ये यहाँ अकेली क्या कर रही है? ये सोचकर वजीर झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। मरियम ने तेजी से मुड़कर कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे घूर क्यों रहे हो? आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। वजीर घबराकर बोला, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया। दरअसल मैंने एक खरगोश का शिकार किया है और उसे पकाने के लिए आग चाहिए थी, इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। मरियम ने कहा, अच्छा ठीक है, पकाओ और पकाते ही यहाँ से चले जाओ। मरियम इतनी खूबसूरत थी कि जब वजीर ने खरगोश चूल्हे पर रखा तो उसकी तवज्जो खरगोश से हटकर मरियम की खूबसूरती पर जा ठहरी। वह इतना मखमूश हो गया कि खरगोश जलकर कोयला बन गया और उसे खबर तक न हुई। मरियम ने गुस्से से कहा, देखा, ये तो पूरा जल गया। अब इसे उठाओ और यहाँ से चले जाओ। वजीर के हाथ पांव फूल गए। हाय, अब तो बादशाह सलामत मुझे मार ही डालेंगे। मरियम ने सख्त लहजे में कहा, अभी जाओ यहाँ से, वरना मैं कुल्हाड़ी लेकर आऊंगी। इधर बादशाह सलामत पेड़ के नीचे भूख से बेहाल इंतजार कर रहे थे। वजीर साहब, एक खरगोश पकाने गए थे या 10? इतनी देर क्यों लग गई? वजीर घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं सब कुछ भूल बैठा। कौन इतनी खूबसूरत? साफ साफ बताओ। हुजूर, एक लड़की है जो झोंपड़ी में रहती है, आप देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा, हमारी मल्लिका तो दुनिया की सबसे खूबसूरत है, मगर तुम कह रहे हो कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत कोई है? चलो मैं भी देखता हूँ। बादशाह और वजीर दोनों झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। फातिमा वहां खाना पका रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर फातिमा पर पड़ी, वह अपने होश खो बैठा। उसने जिंदगी में ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों हुजूर, कहा था ना मैंने,
तो क्या तीसरी मल्लिका का इंतजाम किया जाए? बादशाह ने कहा, नहीं वजीर साहब, हम अपनी मल्लिका को पालकी में ले जाएंगे, कल हम पालकी के साथ आएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले गए और फातिमा को एहसास तक न हुआ कि कोई उसे देखकर जा चुका है। अगली सुबह दोनों बहनें बातें कर रही थीं। फातिमा ने मरियम से कहा, कल एक आदमी आया था खरगोश लिए हुए, इतना भोला था कि पूरा खरगोश जला बैठा। मरियम ने कहा, आपा मैं आज जंगल जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना, किसी के लिए मत खोलना। मरियम के जाने के बाद फातिमा अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद उसे घोड़ों के सुमों की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकली तो देखकर हैरान रह गई। फातिमा की बारात उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं राजगढ़ के बादशाह असद खान का वजीर हूँ, हमारे बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं। ये सुनकर फातिमा की आंखें भर आईं। जिसे उसके वालिद ने जंगल में छोड़ दिया था, आज वही बादशाह की मलिका बनने जा रही थी। मुझे ये निकाह कबूल है। फातिमा अंदर गई, अपनी पोटली ली और सरसों के बीज मुट्ठी में भरकर रास्ते में गिराती चली गई। वो अपनी पोटली से सरसों के बीज निकालती है और पूरे रास्ते चुपके चुपके गिराती हुई जाती है। वो जानती है कि उसकी नई जिंदगी का मतलब अपनी बहन को पीछे छोड़ना नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जब मरियम घर लौटती है और अपनी बहन को नहीं पाती तो वो टूट जाती है। जाहिर है। वो जंगल में आपा आपा चिल्लाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक रात जोरों की बारिश होती है और उन सरसों के बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जो सीधे महल तक का एक रास्ता बना देते हैं। ये कितना खूबसूरत प्रतीक है। वो सरसों के बीज सिर्फ एक निशानी नहीं है, वो उनके प्यार, उनके वादे, उनकी उम्मीद का प्रतीक हैं। और बारिश ने उन बीजों को जिंदगी दी। ठीक वैसे ही जैसे उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को मुश्किल में जिंदा रखा था। मरियम उस रास्ते पर चलकर महल तक पहुंच जाती है। और महल के बाग में सरसों के पीले फूल देखकर फातिमा भी समझ जाती है कि उसकी बहन आ गई है। उनका दोबारा मिलना बहुत भावुक करने वाला है। आखिरकार दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। कहानी का अंत बहुत संतोषजनक है। हाँ, फातिमा अपनी बहन मरियम की शादी उसी वजीर से करवा देती है। और कहानी की आखिरी लाइन सब कुछ बयां कर देती है। जिन दो बहनों को कभी बेकार समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, वही दोनों बहनें आज महल की शान बन चुकी थीं। क्या बात है। ये उनकी हिम्मत, उनकी समझदारी और उनके अटूट प्यार की जीत है। तो ये थी दो बहनों की कहानी जिन्होंने सबसे बड़े विश्वासघात का सामना किया, लेकिन अपनी हिम्मत और एक दूसरे के सहारे से अपने भाग्य को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, खासकर ये सवाल कि क्या अकरम खान का अपनी पत्नी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है, या ये असल जीवन में भी होता है? हाँ, या ये असल जीवन में भी रिश्तों की एक जटिल सच्चाई को दिखाता है, जहाँ कभी-कभी बाहरी प्रभाव, चाहे वो किसी नए साथी का हो या समाज का, सबसे मजबूत रिश्तों को भी खोखला कर देता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने ही रिश्तों के अंदर लड़नी पड़ती है। और एक अंतिम विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है, बताइए। अगर उस रात बारिश ना होती और सरसों के बीज अंकुरित ना होते तो क्या होता? क्या नियति हमेशा उन लोगों का साथ देती जो हिम्मत नहीं हारते, या कभी-कभी सफलता महज एक सुखद संयोग होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कहानी में नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभवों और दृष्टिकोण में छिपा है।